हेलो दोस्तों, मैं सूरज प्रजापति आपके अपने YouTube चैनल बायोजेट DNA क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो हमने पिछले क्लास में पौधों में मुरझान बिंदु तक पढ़ा था, जो कि दो प्रकार से था, अस्थायी मुरझान बिंदु और अस्थायी मुरझान बिंदु। तो हमको उससे आगे का टॉपिक स्टार्ट करना था पौधों में यानी कि रंध्रों की खुलने व बंद होने की क्रियाविधि। तो आइए हम देखते हैं रंध्रों की खुलने व बंद होने की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। तो आप हेडिंग डालेंगे रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि। तो आप हेडिंग डाल लीजिए रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि। ठीक है, तो आप उसमें लिखिए रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि उनकी द्वार कोशिकाओं की स्फीति दशा तथा सलथ दशा पर निर्भर करती है। जब द्वार कोशिका स्फीति दशा में होती है तो रंध्र के छिद्र खुल जाते हैं, और जब द्वार कोशिका सलथ की दशा में होते हैं तो रंध्र के छिद्र बंद हो जाते हैं। तो रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि आप लिख लिए हैं। आइए हम समझते हैं कि ये क्रियाविधि किस तरीके से हो रही है। तो एक बार हेडिंग डिफिनीशन एक बार और बोल दे रहे हैं, आप उसको मिला लीजिए। रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि उनकी द्वार कोशिकाओं की स्फीति दशा तथा सलथ दशा पर निर्भर करती है। जब द्वार कोशिका स्फीति दशा में होती है तो रंध्र के छिद्र खुल जाते हैं, और जब द्वार कोशिका सलथ की अवस्था में या फिर दशा में होती हैं तो रंध्र के छिद्र बंद हो जाते हैं। ठीक, रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की विधि को दो प्रकार से, दो सिद्धांतों के द्वारा समझा जाता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया किस तरीके से हो रही है। तो ये देखिए आपका बंद रंध्र, ये स्ट्रक्चर जो है, ये सेट, ये है बंद रंध्र का स्ट्रक्चर, और ये दूसरा स्ट्रक्चर जो है ये खुला रंध्र का स्ट्रक्चर है। ठीक, ये बंद रंध्र का स्ट्रक्चर है और ये खुला हुआ रंध्र का स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखिए जब ये प्रेशर लग रहा है, दाब, आउटर प्रेशर और टर्गर प्रेशर, ठीक, तो आप देखो कि किस दशा में रंध्रों के छिद्र बंद होते थे। बताइए किस दशा में रंध्र के छिद्र बंद होते थे। जब स्फीति दशा होती थी तो क्या होता था, रंध्र बंद होता था कि खुलता था। स्फीति दशा में क्या होता था, रंध्र के द्वार कोशिकाएं खुल जाती थी, और सलथ की अवस्था में क्या होता था, सलथ की अवस्था में रंध्र बंद हो जाते थे। तो टर्जिटी की अवस्था में रंध्र बंद हो जा रहे हैं, क्योंकि इस पर देखो और सुनिए, द्वार कोशिकाओं की अंदर की ओर की जो दीवार होती है, द्वार कोशिकाओं की अंदर की ओर की जो दीवार होती है वह मोटी होती है, और बाहर की ओर की जो दीवार होती है वो पतली होती है। यही इसमें भी है, अंदर की ओर की दीवार मोटी है और बाहर की ओर की दीवार पतली है। अब आप इस तरीके से इस एग्जाम्पल के जरिए आप समझिए, आपके पास एक बैलून है, आपके पास एक बैलून है, और वो कैसा है, पिचका हुआ है। तो किस अवस्था में है, सलथ अवस्था में है, सिकुड़े हुए अवस्था में है। ठीक, अब देखो जब वो सिकुड़े हुए अवस्था में है तो उसके जो द्वार है, मुख है, वो कैसा है, बंद हुआ है या फिर सलथ अवस्था में। लेकिन अब दूसरी प्रक्रिया आप देखो, जब उसमें आप एयर डालो, प्रेशर लगाओ, भरो, वायु को उसमें फूको, तो क्या होता है, वह फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, और जो उसका द्वार होता है वो कैसा होता है, वह बढ़ जाता है। ठीक, वो कैसा होता है, खुल जाता है ना। जब उसमें आप हवा डालते हो तो बैलून का जो वो होल होता है, छिद्र होता है, द्वार, वह फैल जाता है, जिससे यह अवस्था उत्पन्न होती है। अब देखो जब आपने एयर डाला, जब आपने बैलून में हवा भरा, तो वो जो प्रेशर था वह उसके द्वार से इसकी पतली दीवारों पर वह प्रेशर लगाने लगा, उसे बाहर की ओर ढकेलने लगा। तो जिससे क्या हुआ, बैलून का जो द्वार है वो फैल गया, अर्थात खुल गया। वही अवस्था इसमें है, जब इस पर आउटर प्रेशर अर्थात जो प्रेशर है, जब वो पतली दीवारों पर कार्य करती है तो क्या होता है, यह फैल जाता है, अर्थात रंध्र के छिद्र खुल जाते हैं। और वही प्रेशर उल्टे विपरीत दिशा में कार्य करता है, और उसके द्वार जो मोटी दीवार है उस पर जब वो प्रेशराइज करने लगता है तो क्या होता है, वह बंद हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से यह कार्य करता है।
तो रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि को निम्न सिद्धांतों अर्थात 2 सिद्धांतों के द्वारा समझा जा सकता है। तो आप पहली हेडिंग डालेंगे स्टार्च की सांद्रता का सिद्धांत। पहली हेडिंग आपकी है स्टार्च की सांद्रता का सिद्धांत और दूसरी हेडिंग है आपकी पोटेशियम आयन की सांद्रता का सिद्धांत। तो आप पहली हेडिंग डालिए स्टार्च की सांद्रता का सिद्धांत। तो हम अब ये समझेंगे कि स्टार्च की सांद्रता के सिद्धांत के द्वारा कैसे रंध्र खुलते हैं और कैसे बंद हो जाते हैं। ठीक, तो इसको आप बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए स्टार्च की सांद्रता का सिद्धांत। ठीक, स्टार्च की सांद्रता का सिद्धांत। कितने सिद्धांतों के द्वारा रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि को समझा जा सकता है बताइए? 2। एक है स्टार्च की सांद्रता का सिद्धांत और दूसरा क्या है? पोटेशियम आयन की सांद्रता का सिद्धांत। स्टार्च की सांद्रता का सिद्धांत और दूसरा क्या है? पोटेशियम आयन की सांद्रता का सिद्धांत। तो वीडियो पे व्हाइट बोर्ड में मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ा कम सही है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल के समझा दे रहा हूँ आपको। तो आप फर्स्ट हेडिंग डालेंगे स्टार्च की सांद्रता का सिद्धांत। तो दोस्तों आप स्टार्च की सांद्रता का सिद्धांत लिखिए। हेडिंग डाल लीजिए स्टार्च की सांद्रता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों पर भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है जो सूर्य के प्रकाश, उपयुक्त एंजाइम व pH 7 की उपस्थिति में ग्लूकोज के रूप में अपघटित हो जाते हैं। तो एक बार फिर से आप लिख लीजिए इस सिद्धांत के अनुसार पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों पर भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है जो सूर्य के प्रकाश, उपयुक्त एंजाइम व pH 7 की उपस्थिति में ग्लूकोज के रूप में अपघटित हो जाते हैं। ठीक, तो पैराग्राफ चेंज करके उसके नीचे लिखिए जब यह ग्लूकोज रंध्रों की रक्षक कोशिकाओं पर पहुंचता है और जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तब आउटर प्रेशर व टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है और जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तब आउटर प्रेशर और टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है जिससे स्फीति की अवस्था उत्पन्न होती है और रंध्र खुल जाते हैं। ठीक, तो इसको भी एक बार मिला लीजिए जब यह ग्लूकोज रंध्रों की रक्षक कोशिकाओं पर पहुंचता है और जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तथा आउटर प्रेशर और टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है जिससे स्फीति की अवस्था उत्पन्न होती है और रंध्र खुल जाते हैं। ठीक, तो अब आप दूसरी हेडिंग डालिए पोटेशियम आयन की सांद्रता का सिद्धांत। तो आप हेडिंग डालिए पोटेशियम आयन की सांद्रता का सिद्धांत। तो आप उसमें लिखिए पोटेशियम आयन की सांद्रता के सिद्धांत के अनुसार मिट्टी में पाए जाने वाला पोटेशियम जल के साथ पत्तियों तक पहुंच जाता है जहां मैलिक एसिड के अपघटन से मैलिएट आयन के साथ क्रिया करके पोटेशियम मैलिएट बनाता है जो रक्षक कोशिकाओं में पहुंचकर के सनलाइट की उपस्थिति में अपघटित हो जाते हैं। तो एक बार और फिर से आप मिला लीजिए। ठीक है, तो पोटेशियम आयन की सांद्रता का सिद्धांत के अनुसार मिट्टी में पाए जाने वाला पोटेशियम जल के साथ पत्तियों तक पहुंच जाता है जहां मैलिक एसिड के अपघटन से मैलिएट आयन के साथ क्रिया करके पोटेशियम मैलिएट बनाता है जो रक्षक कोशिकाओं में पहुंचकर सनलाइट की उपस्थिति में अपघटित हो जाते हैं। ठीक, तो हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके आगे आप और लिखिए जब पोटेशियम आयन की सांद्रता रक्षक कोशिकाओं पर बढ़ती है तो आउटर प्रेशर व टर्गर प्रेशर
भी बढ़ जाता है, जिससे स्फीति अवस्था में रंध्र खुल जाते हैं। ठीक, तो से नोट में लिखिए, नोट, उपरोक्त दोनों सिद्धांत की स्फीति अवस्था पर स्टोमेटा खुलते हैं और सलत की अवस्था में स्टोमेटा अर्थात रंध्र बंद हो जाते हैं। दूसरा नोट्स आप बनाइए, दूसरा नोट लिखिए, वैज्ञानिक सेयरे के अनुसार जब पीएच बढ़ता है तो रंध्र खुलते हैं और जब रंध्र अर्थात जब पीएच घटता है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक, तो अब आप लिखिए वाष्पोत्सर्जन के महत्व। तो आप हेडिंग डालिए वाष्पोत्सर्जन के महत्व, वाष्पोत्सर्जन के महत्व। राइटिंग मेरी कम सही है, इसी की वजह से मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं। ठीक, तो आप लिखिए वाष्पोत्सर्जन के महत्व। तो पहला पॉइंट लिखिए, इस क्रिया के माध्यम से जल पौधों के समस्त भागों तक पहुंच जाता है। इस क्रिया के माध्यम से जल पौधों के समस्त भागों तक पहुंच जाता है। दूसरा लिखिए, इस क्रिया के माध्यम से जल के साथ साथ मृदा से अवशोषित खनिज तत्व पौधों के समस्त भागों तक पहुंच जाता है। तीसरा पॉइंट आप लिखिए, इस क्रिया के द्वारा गैसों के विनिमय में सहायता प्रदान होती है। इस क्रिया के द्वारा गैसों के विनिमय में सहायता प्रदान होती है। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, इससे पौधों के प्रत्येक भाग पर तन्यता बनी रहती है। तो आइए हम देखते हैं कि पौधे किस तरीके से अवशोषित, यानी पौधों जो जल अवशोषित कर रहे हैं वो किस तरीके से पौधों के समस्त भागों तक जाते हैं। ठीक, जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम चित्र बनाते हैं। बैठिए यार। शांत रहो, शांत रहो बे। तो दोस्तों देखिए, एक छोटा सा पौधा है, इसमें संवहन मंडल पाया जाता है, अर्थात जाइलम और फ्लोएम ऊतक पाई जाती है। जाइलम के द्वारा पौधे मृदा से खनिज तत्व और जल को अवशोषित करके पौधों के समस्त भागों तक पहुंचाते हैं। ठीक, जाइलम ऊतक जो पाया जाता है, जाइलम ऊतक, और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक, तो पौधों में संवहन मंडल पाया जाता है, जिसमें अर्थात जाइलम ऊतक के द्वारा पौधे खनिज तत्व और जल को मृदा से अवशोषित करके पौधों के समस्त भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और वही दूसरा पाया जाता है फ्लोएम ऊतक, जो इसके विपरीत दिशा में कार्य करता है, अर्थात यह जल और खनिज तत्व को मृदा से अर्थात नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। ठीक, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप
बॉटम टू टॉप। और वहीं फ्लोएम जो होता है यह पत्तियों से निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधों के समस्त भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम ऊतक का कार्य है कि यह पौधों में निर्मित भोज्य पदार्थ को उसके समस्त भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात यह ऊपर यहाँ पर अगर भोज्य पदार्थ की यानी निर्माण हुआ है तो फ्लोएम ऊतक के द्वारा ये यहाँ पर भी पहुँचेगा, यहाँ पर भी पहुँचेगा और यहाँ पर भी पहुँचेगा, यहाँ पर भी पहुँचेगा। तो फ्लोएम ऊतक जो होता है वह भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है। और जो जाइलम ऊतक होता है वह जल और खनिज तत्व का स्थानांतरण करता है। अब देखिए मृदा से जाइलम ऊतक के द्वारा ही जल को अवशोषित किया जाता है और ये जाइलम ऊतक के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन यानी कि जब इसको पत्तियों तक पहुंचाया जाता है तो वाष्पीकृत होता है। ठीक, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, तो जाइलम ऊतक खनिज तत्व और जल को अवशोषित करके पौधों के समस्त भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और फ्लोएम ऊतक जो होता है वो पौधों से निर्मित भोज्य पदार्थ को, पौधों की पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधों के समस्त भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आपका वाष्पोत्सर्जन भाग 2 का भी ये टॉपिक समाप्त होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक में मानव में पाचन तंत्र के बारे में